ये 10 पाउंड हो सकता है, ये 5 पाउंड हो सकता है, ये 50 पाउंड हो सकता है, ये 100 पाउंड भी हो सकता है। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि जिसने पैसे खर्च किए हैं उसे बदले में यह महसूस हो कि उसे अपने पैसे का पूरा मूल्य मिला है। यह बात मुझे अच्छी तरह से हमारी कंपनी की ओर ले जाती है कि भविष्य में हमारे डिजिटल उत्पादों और सेवाओं के साथ क्या होने वाला है और हमारे उत्पादों के लिए जो मूल्य निर्धारण हम रखने वाले हैं उसके बारे में। और बात यह है कि वह कीमत चाहे जो भी हो और हमें नहीं पता, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, उसका मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ता। ग्राहक को क्या मिलने वाला है? अगर आप इसे इस तरह से सोचें, जब आप पैसे खर्च करते हैं लेकिन आपको मूल्य मिलता है, तो जो लागत है वह उस मूल्य के सामने कोई मायने नहीं रखती जो आपको मिला है। लेकिन यह उल्टा भी हो सकता है। आप किसी ऐसी चीज पर बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं जो उस मूल्य के लायक ही नहीं थी, जो सच में उसके लायक नहीं थी। आपने ये सुना है ना, हर समय मुझे इस पर बहुत पैसे खर्च करने पड़े और सच में यह उसके लायक नहीं था। लोग छुट्टियों के बारे में ऐसा कहते हैं, लोग अपनी खरीदी हुई कारों के बारे में ऐसा कहते हैं, लोग अपने खाए हुए खाने के बारे में या जिन जगहों पर वे गए हैं या जो भी हो उसके बारे में ऐसा कहते हैं। वे कहते हैं कि यह पैसे के लायक नहीं था, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि मैंने जो खर्च किया उसके बदले मुझे कितना अच्छा मूल्य मिला। और 10 में से 9 बार ऐसा होता है। जो राशि उन्होंने खर्च की है वह आमतौर पर एक बड़ी रकम होती है, न कि छोटी रकम। उनके लिए यह कहना कि उन्होंने अपने खर्च किए गए पैसों का अच्छा मूल्य पाया है, यह बहुत दिलचस्प है। और जब हम अपने अगले चरण में जिन उत्पादों और सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं उनके दाम देखते हैं, उस कीमत को देखकर घबराइए मत। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो लोग खरीदने जा रहे हैं उसमें इतनी अधिक मूल्यवत्ता होगी कि उस व्यक्ति को मिलने वाले मूल्य के सामने कीमत वास्तव में कोई मायने नहीं रखती। अब मैंने अपने गूगल एआई पर यह देखा कि मूल्य का कोई दाम नहीं होता, और इस बारे में उसने जो कहा वह बहुत दिलचस्प था। और इसमें कहा गया है कि मूल्य का कोई दाम नहीं होता। यह कथन इस बात पर जोर देता है कि किसी चीज की वास्तविक कीमत उसके मौद्रिक मूल्य से कहीं अधिक होती है। जहां कीमत एक निश्चित संख्या होती है, वहीं मूल्य व्यक्तिपरक होता है। मूल्यांकन व्यक्तिगत आवश्यकताओं, लाभों और संतुष्टि के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक ग्राहक किसी उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता या भावनात्मक जुड़ाव के कारण महंगा उत्पाद चुन सकता है, भले ही कोई सस्ता विकल्प मौजूद हो। अब ये बहुत दिलचस्प है ना? बहुत से लोग किसी ऐसी चीज पर अधिक पैसा खर्च करना पसंद करते हैं जो इसका एक समान रूप है, क्योंकि वे जानते हैं कि उस एक कंपनी से उस उत्पाद को खरीदने में अधिक पैसा खर्च करने पर उन्हें बेहतर मूल्य मिलेगा। दिलचस्प है ना? इसी वजह से लोग, उदाहरण के लिए, जब कार खरीदते हैं तो वे कुछ खास ब्रांड की कारों की ओर झुकाव रखते हैं और उन ब्रांड्स की कारों पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस ब्रांड से उन्हें अपने खर्च किए गए पैसों का बेहतर मूल्य मिलता है, भले ही वह किसी अन्य ब्रांड या मॉडल की कार की तुलना में अधिक महंगी हो। जाहिर है, लोगों को लगता है कि कारों की बहुतायत है, लेकिन आमतौर पर लोग उन कारों की ओर रुख करते हैं जो उन्हें उनके पैसे के बदले अधिक लाभ देती हैं, अर्थात बेहतर मूल्य और अधिक चीजें जो इसके साथ आती हैं। जिस प्रकार लोग विभिन्न सुपरमार्केटों में खरीदारी करते हैं, उसी प्रकार लोग विभिन्न प्रकार के सुपरमार्केटों में भी खरीदारी करते हैं। क्यों? अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उन्हें लगता है कि उन दुकानों में खरीदारी करके उन्हें अपने पैसे का बेहतर मूल्य मिल रहा है। उदाहरण के लिए, यहां यूके में कुछ लोग मार्क्स एंड स्पेंसर में खरीदारी करना पसंद करते हैं। यह उच्च श्रेणी का है, लेकिन जो चीज आप खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता असाधारण रूप से अच्छी है।
और इसलिए वास्तव में आप अपने पैसे के बदले में अधिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि आपको बेहतर गुणवत्ता मिल रही है। ये सारी बातें जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं, इसका हिस्सा है। हम किसी मूल्य टैग को कैसे देखते हैं, और यही कारण है कि मुझे लगता है कि लोगों और हमारे पास जो मूल्य है उसकी समझ होना आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। मूल्य उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभ के सामने कीमत महत्वहीन है। यही मूल्य टैग का सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है। तो आप यह कैसे करते हैं? तो सीधे और सरल शब्दों में, आप बाजार में ऐसी चीज लाते हैं जो बाकी सब चीजों से कहीं बेहतर हो और उसकी कीमत अधिकांश लोगों के लिए स्वीकार्य हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपके उत्पाद खरीदने के लिए आपके पास आएंगे क्योंकि आप उन्हें जो मूल्य दे रहे हैं वह उनके लिए महत्वपूर्ण है। मूल्य टैग दूसरों के समान हो सकता है। मूल्य टैग वास्तव में दूसरों से अधिक भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उस उत्पाद में अधिक सुविधाएं दे रहे हैं तो लोग उसका मूल्य समझेंगे। अधिक सुविधाएं, तकनीक का बेहतर उपयोग, उपयोगकर्ता अनुभव और बाकी सब कुछ, अगर ये सब कुछ आपके उत्पाद में है तो उन उत्पादों और सेवाओं को बेचना मुश्किल नहीं होगा। साथ ही गूगल ने यह भी बताया कि इसे कैसे विभाजित किया जाए। मूल्य की अवधारणा पर कोई मूल्य टैग नहीं होता। यह कहता है कि कीमत यानी वह धनराशि जो खरीदार किसी उत्पाद या सेवा के लिए चुकाता है, जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति को खरीदने या न खरीदने के लिए प्रेरित करे। मूल्य और वह महसूस किया गया लाभ, संतुष्टि और महत्व जो खरीदार को उत्पाद या सेवा से मिलता है, वह मूल्य टैग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मूल्य के आधार पर बेचना चाहिए। यह एक बिक्री दृष्टिकोण है जिसमें उत्पाद या सेवा के लाभों और फायदों को मूल्य टैग की तुलना में अधिक उजागर किया जाता है। केवल लागत पर जोर देने के बजाय हमें सभी को उस मूल्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वह उत्पाद ग्राहक को देने वाला है। यह एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है। तो जब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, एक चीज जो मैं नहीं बताने वाला, मैं उसका प्रचार नहीं करने वाला हूं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, ये मेरी मार्केटिंग या किसी भी चीज का हिस्सा नहीं होगा। वह है उत्पाद की कीमत। कीमत जो भी होगी वही होगी। लोग उत्पाद को उसकी कीमत के कारण नहीं खरीदने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो हमने यह बातचीत की थी। मैं यहां जॉन ब्रिलिस को देख रहा हूं। जॉन, क्या आप कभी फुर्सत में मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? क्या आप मुझे मैसेंजर पर अपना ईमेल पता दे सकते हैं कृपया? ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले जब ऑन पैसिव में फाउंडिंग पोजीशन अभी भी खुली थी और हमारे सीईओ ये कह रहे थे, एक बात जो उन्हें लगता है कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी वह थी इसकी कीमत $97 रखना, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि हमें जो मूल्य मिल रहा है उसके मुकाबले ये बहुत सस्ता है। और इसमें कीमत तय करने से जुड़ी कई बातें होती हैं। कभी कभी आप जो मूल्य दे रहे हैं उसके मुकाबले वाकई में बहुत सस्ते हो सकते हैं, और लोग वास्तव में आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि दोनों चीजें मेल नहीं खाती। इसीलिए हमें हमेशा उस मूल्य पर ध्यान देना चाहिए जिसे हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि इसकी कीमत पर, खरीदने या इसका हिस्सा बनने की लागत। तो यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं। लग्जरी सामान, महंगे लग्जरी आइटम अक्सर खरीदारों के लिए अपनी कीमत बनाए रखते हैं, चाहे समान वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध हों, क्योंकि उनमें प्रतिष्ठा, शिल्पकला या भावनात्मक जुड़ाव होता है। लोग सही शिल्पकला, नाम और प्रतिष्ठा वाले महंगे सामान को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय अन्य विकल्पों के। क्यों? क्योंकि वे उस वस्तु के लिए जो मूल्य प्राप्त कर रहे हैं उसी के कारण। यूनिक अनुभव जैसे यात्रा करना या किसी कॉन्सर्ट में जाना उनकी यादों और व्यक्तिगत विकास के लिए मूल्यवान हो सकते हैं, भले ही उनकी मौद्रिक लागत अधिक हो। यही ठीक मेरे साथ हुआ था।
मैंने बहुत पैसे खर्च किए ग्लासटनबरी जाने के लिए, लेकिन जो मूल्य मुझे वहां से मिला वह उस कीमत से कहीं ज्यादा था जो मैंने चुकाई थी। और मैं यह सोचकर लौटा कि असल में टिकट के लिए 400 पाउंड की कीमत बहुत ही अच्छी डील थी। निवेश भी मूल्य समीकरण का हिस्सा है। निवेशक किसी कंपनी के दीर्घकालिक मूल्य को एक संपत्ति के रूप में देख सकते हैं। भले ही वर्तमान कीमत अधिक हो, लेकिन भविष्य में उसकी संभावित वृद्धि और रिटर्न के आधार पर स्पष्ट है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको अच्छी तरह से निपुण होना चाहिए ताकि आप इस तरह की चीजों का लाभ उठा सकें। पर्यावरणीय वस्तुओं का मूल्य जैसे कि स्वच्छ हवा और पानी को अक्सर मौद्रिक रूप में मापना कठिन होता है, लेकिन इनका संरक्षण हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अगर हम लोगों को पानी और स्वच्छ हवा के उस मूल्य के बारे में शिक्षित कर सकें, तो फिर से यह उन चीजों के मूल्य को समझने में मदद करता है जिनका कोई मौद्रिक आधार नहीं होता। तो मूल्य बहुत ही व्यक्तिपरक होता है और यह व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होता है। बिल्कुल, जो मुझे अच्छा मूल्य लगता है वह किसी और को नहीं लग सकता। और यही मूल्य की खूबसूरती है कि एक ही चीज सभी के लिए उपयुक्त नहीं होती। मूल्य में कीमत केवल एक पहलू है और गुणवत्ता, विश्वसनीयता, भावनात्मक लगाव और व्यक्तिगत आवश्यकताएं जैसे अन्य कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और व्यवसाय भी अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर अपनी मूल्य प्रस्तावना को बढ़ा सकते हैं और यह भी दिखा सकते हैं कि उनके उत्पाद या सेवाएं ग्राहक की उन आवश्यकताओं को कैसे पूरा करती हैं। निश्चित रूप से यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर मुझे लगता है कि हमारा व्यवसाय ध्यान केंद्रित करेगा, कंपनी के माध्यम से यह संदेश फैलाकर कि वे जो उत्पाद और सेवाएं पेश करने जा रहे हैं उनका क्या मूल्य है। यही मेरी प्राथमिकता होगी। आगे बढ़ते हुए जब मैं अपने व्यवसाय का विपणन करूंगा तो निश्चित रूप से मैं इसी चीज का उपयोग करूंगा। सार्वजनिक रूप से उत्पाद का मूल्य और यह ग्राहक के लिए क्या कर सकता है, साथ ही यह कौन कौन सी चीजें लेकर आ रहा है, यही मुख्य बात है। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। वैसे इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपको हैप्पी कनाडा इंडिपेंडेंस डे। उम्मीद है कि आप वहां अच्छे से जश्न मना रहे होंगे। यह निश्चित रूप से सोचने वाली बात है कि आपके व्यवसाय के लिहाज से, खासकर आपकी मार्केटिंग कैंपेन के संदर्भ में, आप किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। हमने इस बारे में विस्तार से बात की है कि इसे कैसे करना है। कल मैं आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए कुछ और नया लेकर आऊंगा। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों। आप जहां भी हैं, आपका दिन शुभ हो। फिलहाल के लिए अलविदा।